एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारा 6th एपिसोड है, और जहां तक मैं जानती हूँ कि आप सब लोग इस शो को बहुत ही पसंद कर रहे हैं, बहुत ही सराहना दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और जैसा कि हमारा शो दिन पे दिन आगे बढ़ता जा रहा है, और आप लोगों का विश्वास और विशेष है जो हमारे शो को बहुत आगे ले जा रहा है। तो जैसे कि तरह तरह के आर्टिस्ट हैं, तरह तरह के लोग हैं, उनकी अलग अलग तरह के पेंटिंग्स है, कला है, उनके अपने फॉर्म है। तो आज जो हम जिस आर्टिस्ट को लाने वाले हैं, उनका भी एक अपना एक आर्ट फॉर्म है, जो कि डिजिटल पेंटिंग बनाते हैं, और बहुत ही अच्छा मैसेज भी देते हैं अपनी पेंटिंग के जरिए। और जो कि एक बहुत ही ग्रेटफुल पर्सन है, बहुत ही थॉटफुल पर्सन है। तो मैं वेलकम करना चाहूंगी मिस्टर राकेश चौधरी जी का। हेलो राकेश जी, नमस्ते, गुड इवनिंग। नमस्कार नमस्कार। और फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वार्म वेलकम वेलकम एंड यू कैन से कि अपॉर्चुनिटी इज फॉर मी कि इस प्लेटफॉर्म पे हमें कुछ बोलने का, कुछ शेयर करने का मौका मिला। और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस अवर समथिंग और आर्ट एक्सपीरियंस और आर्ट के बारे में कुछ डिस्कस करने के लिए। आई होप कि ये टॉक लोगों के लिए और कुछ सीखने को मिले, और मुझे भी कुछ नया चीज बोलने को और कुछ चीजों पे डिस्कस करने का मौका मिले। सो बिल्कुल। थैंक यू सो मच अगेन फॉर द इनवाइटिंग मी। मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो में आए। तो राकेश जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड का जो टाइम पीरियड था, ये 2 इयर्स टू 1.5 ईयर का, तो वो तो बड़ा ही क्रिटिकल था हर किसी के लिए। अकॉर्डिंग टू मी, मुझे जो लगा कि इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए और इसको सीरियस ना लेके थोड़ा सा क्रिएटिव फील्ड में काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आर्टिस्ट के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी थी ये, काम के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए। तो मुझे लगता है कि दोनों चीज़ें रही हैं, थोड़ा सा सीरियसनेस भी रही है और काम के लिए भी बड़ा मौका मिला है। जी सो बिल्कुल। दोनों एक साथ चल रही हैं अभी तो। जी। बहुत अच्छी बात कही आपने कि ये कोविड का जो टाइम है, तो इसमें सबका मतलब सीरियस ना लेके क्रिएटिव माइंड से अगर हम लेकर चले तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी मैं आपसे भी यही बात पूछूंगी कि अभी जैसा कोविड चल रहा है, तो आपका काम कैसा चल रहा है? जैसा भी बताया स्टार्टिंग में ना कि जब कोविड स्टार्ट हुआ, जो स्टार्टिंग का था, और फिर न्यूज़ देखना, न्यूज़ में रोज़ कुछ ना कुछ बड़ी क्रिटिकल चीज़ें आ रही थी, इतना एक्चुअली। टेंस कि माइंड को रिलैक्स नहीं हो पा रहा था। और आर्ट वर्क का फॉर्म और आइडिया आना तो बड़ी मुश्किल की बात थी। बिल्कुल। फिर कुछ दिन वॉक किया, मेडिटेशन किया, कुछ सोचा आर्ट के बारे में, और फिर लगा नहीं, कुछ करना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को फोकस करना चाहिए कुछ आर्ट वर्क में। देन थोड़ा सा विजुलाइज किया, काम को कंसंट्रेट किया और काम करना स्टार्ट किया। और वो जो 1.5 ईयर का, जो अभी तक का, वो एकदम 2 इयर्स होने वाले अराउंड, ये जो टाइम पीरियड था इतना स्मूथली निकल गया, मुझे पता ही नहीं चला कि 1.5 साल कैसे गुजर गए। और इतना प्रोडक्टिव रहा मेरे लिए। ठीक है, मानता है कि आसपास बहुत सारे केसेस आते रहे, न्यूज़ आती रही, बैड न्यूज़ आते रहे, बट इस बैड न्यूज़ के अंदर जो पॉजिटिव चीज़ मेरे लिए हुई कि मैंने अपने आप को बहुत टाइम दिया आर्ट के बारे में सोचने के लिए, आर्ट को के बारे में काम करने के लिए, नई नई चीज़ें सोचने के लिए। और इस टाइम पीरियड में मैंने, मेरे लिए तो पॉजिटिव इसलिए रहा क्योंकि मैंने अराउंड 40 to 45, अराउंड 60 नेशनल एंड इंटरनेशनल सिलेक्शन एंड अवार्ड लिए हैं इस क्या पेंडेमिक बात टाइम में। है, क्या सो बात है। ये मेरे लिए थोड़ा सा थैंक यू, ये मेरे लिए अच्छा रहा इसलिए। तो मुझे लगता है कि हर आर्टिस्ट का अपना एक सोचने का तरीका होता है, और पेंडेमिक में इस क्रिटिकल टाइम में अगर आप उसको पॉजिटिवली सोचते हैं तो उसका फ्रूटफुलनेस और उसका आउटपुट बड़ा अच्छा होता है। तो मेरे लिए तो बड़ा अच्छा रहा। कुछ चीज़ें हैं जो हर्ट करती हैं, चीज़ों को फील होता है कभी कभी, देख करके कुछ पेरेंट्स या कुछ फैमिलीज में कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो थोड़ा सा हर्ट किया। बट वो चीज़ें हमारे काम के लिए भी बड़ा पॉजिटिव हुई हैं कि उस पर्टिकुलर थीम को लेके काम करने का मौका मिला। उस पर मैंने एक सीरीज की थी बीच में, कुछ काम मैंने अपने डिजिटल फॉर्मेट में कुछ काम किया था कोविड को लेकर के, और वो बड़ा ही सक्सेसफुल रहा।
मैंने हर एक काम को अलग-अलग जगह भेज सेंड किया था, कहीं कॉम्पिटिशन में, कहीं एग्ज़िबिशन के लिए, और वो सारे के सारे कहीं न कहीं सेलेक्ट हुए और अवार्ड मिले हैं सभी को। तो वो एक प्रोडक्टिविटी मेरे लिए है, अच्छी रही है। बाकी तो जो रेगुलर वाला काम आर्टिस्ट का है वो तो हम करते रहते हैं। एक पॉजिटिव सोचते हैं, हमेशा एक पॉजिटिव मेमोरी और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ काम करें, वो बस उसी में लगे हैं काम करने में। बिल्कुल, और ऐसा ही होना चाहिए। जब तक हम पॉजिटिव नहीं होंगे, तब तक हमारे अंदर जो थॉट्स हैं वो पॉजिटिव नहीं आएंगे। और बात तो आपकी सही है कि ये जो जैसा टाइम चल रहा है, इस टाइम पे कहीं पे बहुत, कहीं कहीं ऐसी ऐसी चीजें सुनने को मिल जाती हैं जो कि दिल को बहुत दुख देती हैं, बहुत पीड़ा जी, होती जी। है हमारे दिल को। तो ये एक अच्छा टाइम है कि अगर हम पॉजिटिव हैं तो हमारा जो समय है, ये जो 1.5 साल का समय है, निकल जाएगा और निकल गया है काफी लोगों के लिए। तो जी। जैसा कि मैं जानती हूँ कि एक आप एक डिजिटल आर्टिस्ट हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स बनाते हैं, मैंने देखी हैं। थैंक यू सो मच। और मुझे वो दिन भी याद है जब हम इलाहाबाद में मिले थे, उसके बाद हम दिल्ली मिले हैं, और जी, जी। आपने खुद मेरा एक पोर्ट्रेट बनाया था डिजिटल पेंटिंग में, जो कि बहुत ही जी, जी, जी। खूबसूरत था। हाँ, वो स्टार्टिंग में एक बड़ा अच्छा टाइम पीरियड था, क्योंकि आई थिंक मैं न्यूली शिफ्ट हुआ था दिल्ली में उस टाइम पे, क्योंकि उसके बाद एजुकेशन था, फिर जॉब के लिए कुछ सोच रहा था क्या करें क्या ना करें। फिर दिल्ली में ज्वाइन किया जॉब के लिए, और यहाँ ज्वाइन करने के बाद देखा कि बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट हैं और काम करने वाले हैं इतना ज़्यादा, क्योंकि मेरा एजुकेशन बड़ा अजीब गरीब है स्टार्टिंग में, आप कह सकते हो कि ये फील्ड शायद मेरे लिए था नहीं। बाय लक ग्रेस ऑफ गॉड कि मैं आर्ट फील्ड में आ गया, क्या बिकॉज जो बात है। मेरी स्टार्टिंग थी वो मैं साइंस बैकग्राउंड से था, और ओ। मैं साइंस के साथ ग्रेजुएशन किया, बीएससी कंप्लीट किया, 1 ईयर मेडिकल क्वालिफाई किया, 1 ईयर मेडिकल में किया, एंड देन रियलाइज हुआ कि नहीं ये मेरे लिए बना नहीं है। एंड आफ्टर दैट वो सब छोड़ करके फिर मैंने बीएफए एंट्रेंस दिया, तैयारी किया, फिर जीरो से स्टार्ट किया अप्लाइड आर्ट को लेकर, पेंटिंग को क्या लेकर, फिर बात वहीं है। से। जबकि ये तो बहुत एप्रिसिएशन की बात है कि जैसा कि आपने साइंस में पढ़ाई करते हुए आपने साइंस छोड़ के फिर आप आर्ट फील्ड में गए, और वहां से जैसा कि आप बोल रहे हैं जीरो से स्टार्ट किया, तो जी, जी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कि नहीं तो बहुत लोग ऐसा है, जैसा कि हमारे देश में या और भी जगह जैसा कि चला आ रहा है, कि लोग जैसा कि आर्ट को परसीव बहुत कम करते हैं, अगर साइंस लाइन में है, मेडिकल लाइन में है, हाँ, तो वो ये जी, जी। उसको आगे ले जाना चाहते हैं और इसे एक हॉबी के तौर पे रखते हैं और उस पे काम करते रहते हैं। लेकिन ये आप। मेरे मेरे सब जी, जी। ये मेरे सब्जेक्ट का या मेरे करियर को चेंज करने का जो था, ये मेरे लिए बड़ा ही लर्निंग टाइम था एक तरह से। जहाँ पे हमारी मिडिल क्लास फैमिली है और जहाँ पे हम पैदा होते ही हमें कहता पढ़ाई करो नहीं तो जॉब नहीं मिलेगी, बिल्कुल। और इसलिए आपको डॉक्टर इंजीनियर के टैक्स से शुरू कर दिया जाता है बचपन से ही आपको, कि हाँ, आपको माइंड डॉक्टर में इंजीनियर हमारे कुछ बनना डाला है ना। जाता है कि जी, अगर जी। जैसे माइंड में डाला जाता है। अब जैसे मैं भी आर्ट फील्ड में आई, और मेरे साइड में बहुत लोग बोलते भी थे कि ये तुम क्या कलर के साथ करते हो, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, तुम इससे कुछ नहीं कर सकती। तो मैंने बोला था कि मुझे क्या करना है वो मुझे पता है कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने भी अपना आर्ट परस्यू किया, अपना आर्ट चुना, और जहां तक आप सब जानते हैं कि आज आज आप सबके बीच में हूँ, अपना काम कर रही हूँ। जी, जी, तो जी। कला ऐसा नहीं है कि कला का कोई महत्व नहीं, कला एक, कला अपने आप में ही, जैसा कि नाम ही है कला, तो अपने जी, आप में जी। ही वो एक बहुत महत्वपूर्ण है वो। तो कलाकार तो होते ही हैं अद्भुत। तो जैसा कि आप भी एक कलाकार हैं अद्भुत, और अपनी कला को आगे ले जा रहे हैं। जी, जी। इसके इसके बारे में अगर मेरी छोटी सी स्टोरी है, स्टोरी क्या कह सकते हैं, मेरा एक्सपीरियंस है एक। बिल्कुल बताइए। जब मैं मेरी ग्रेजुएशन था, ग्रेजुएशन के बाद मैंने मेडिकल किया, तो हर किसी को होता है कि चलो आप इसमें करो, करियर जल्दी बन जाएगा, और फिर मुझे लगा कि आखिर आर्ट को लोग ऐसे क्यों देखते हैं। आर्ट में मैंने जब देखा मुझे रियलाइज हुआ कि जो घर में सबसे कम पढ़ाई करता है या कभी आर्ट करता है, तो लोग ये कहते हैं कि यार उसको कुछ नहीं आता ना इसलिए आर्ट करता है। ये एक परसेप्शन है हमारे इंडिया, या कैसे तो हमारे सोसाइटी की एक परसेप्शन है कि आर्ट वही लोग करते हैं जिनको कुछ नहीं आता या जिनके पास कोई काम करने को नहीं है। ये चीज मुझे जबकि कहीं ना कहीं कलाकार ये तो कला कलाकार तो बिल्कुल क्या बोलते हैं कि एकदम जॉली पीपल होते हैं, जो बिल्कुल ही सबसे अलग होते हैं, हाँ, वही कला को समझ सकते हैं।
बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा-सा कहीं पॉइंट ऑफ लगा कि नहीं ऐसा कैसे कोई कह सकता है आर्ट, और जबकि जब मैंने इसको स्टार्ट किया एज़ अ करियर स्टार्ट किया, इसके बारे में स्टडी करना शुरू किया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो बहुत टफ है। आर्ट ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं, कोई कोई फ़ॉर्मूला नहीं है कि आप इसको फ़ॉर्मूला को तैयार करके और आप क्वालीफ़ाई कर जाओगे, बहुत अच्छा मार्क्स ला दोगे। का आर्ट तो आपके पूरी स्किल, पूरे आर्ट, पूरे माइंड, पता नहीं कितना डेडिकेशन का काम है आर्ट। एक जिसे हम कहते हैं बिल्कुल। वर्शिप, वो है आर्ट। और वो इंडिविजुअल की एफर्ट है, जितना हम काम करेंगे, जितना सोचेंगे, जितना उसमें मेहनत करेंगे, वो ही मुझे मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमने कोई डिग्री ले ली उसके बेस पे हमें जॉब मिल जाएगा। ये भी एक सेकंड पॉइंट है। तो आर्टिस्ट को अपने आप को बनाने के लिए उसके खुद को काम करना पड़ता है। कोई बुकिश नॉलेज नहीं चाहिए, कोई फार्मूला नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। उसको अपने आप को पॉलिश करना पड़ता है, काम कर करके लोगों को आगे बढ़ाना पड़ता है। जो मेरी बस एक मेरे साथ रही है स्टार्टिंग से, मैं सोशलाइज रहा हूँ, सोसाइटी के लिए सोचता हूँ, सोसाइटी के अकॉर्डिंग काम करता हूँ। अभी तक मेरे आर्ट को आप देखेंगे तो मैंने जितने भी आर्ट क्रिएट किए हैं, चाहे उसे नेशनल अवार्ड मिला हो या इंटरनेशनल अवार्ड मिला हो, बट सेल कभी नहीं हुआ। उसका रीज़न एक चीज़ ये है कि मुझे जो लगा कि मेरे आर्ट में क्या हो ना, कि मैं बड़ा स्टेट बोलता हूँ मेरे आर्ट वर्क के थ्रू। जो भी मैं काम करता हूँ, जो सोसाइटी में घट रही चीज़ें, हर एक आर्ट वर्क को मेरे आप अगर आप देखेंगे, ध्यान से चेक करेंगे एक एक चीज़ को, तो सोसाइटी की एक एक जो डीप प्रॉब्लम्स है, जो जिसको हम फेस करते हैं, जिसके बारे में लोग बात करना कम करते हैं, मैं उन्हीं को लेके काम करता हूँ। तो ऐसी चीज़ों को कोई अपने घर में नहीं लगाना चाहता, क्योंकि वो क्रिटिक होती है चीज़ें। हाँ, तो लोगों को लगता है कि शायद वो नकारात्मकता हमारे घर में हाँ, फैलाएगी, जबकि क्योंकि बिल्कुल। मुझे लगता है कि नहीं, अगर हमें कुछ गॉड गिफ्टेड कुछ मिली है चीज़ें, तो क्यों ना हम उससे कुछ आवाज़, लोगों तक कुछ अवेयरनेस की चीज़ें पहुँचाएँ और कुछ ऐसी क्रिएट करें कि लोगों को आर्ट की सही चीज़ पता चले कि आर्ट एग्ज़ैक्टली होती क्या चीज़ है, और आर्ट में कितनी पावर है कोई चीज़ क्रिएट करने, कुछ स्टार्ट करने की। और अभी आपको पता ही है कि जहाँ जहाँ भी से अभी स्टार्ट की, विदाउट आर्ट से अभी आर्ट के फील्ड में आके कहाँ से कहाँ है। तो ये पूरा जो कुछ मिला है वो आर्ट नहीं दिया है, और इसी के काम और इसके आइडिया के थ्रू ही हम यहाँ तक पहुँचे। सो आई होप, मैं फील करता हूँ कि नहीं, मेरा जो सिलेक्शन था या जो साइंस को छोड़ने का जो रीज़न था, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हुआ मेरे लिए। और अभी जो कुछ हुए हैं सामने हूँ आपके। बिल्कुल। तो जी। जैसा कि मैं जानती हूँ कि आप बिंदास आर्टिस्ट ग्रुप के फाउंडर हैं। तो आपने कब ये सोचा कि आप बिंदास आर्टिस्ट जैसा कुछ ग्रुप बनाएँगे और उससे लोगों को आर्ट से जोड़ेंगे? और जहाँ तक मैं जानती हूँ कि आप उससे काफ़ी कला से रिलेटेड बहुत कुछ करते हैं, उसमें कॉम्पिटिशन रखते हैं, कॉन्टेस्ट रखते हैं, एग्ज़िबिशन रखते हैं। तो ये आपके मन में कब आया कि आपको कुछ ऐसा स्टार्ट करना है? ये आप कह सकते हैं कि जब मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे दिल्ली, जब मैंने शिफ्ट किया, दिल्ली में काम करना शुरू किया, तो हालाँकि ये कहना गलत होगा, हालाँकि ओपनली कहता भी नहीं, कोई भी आर्टिस्ट नहीं बोलता, बट मुझे फ़ील हुआ कि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो बहुत फ़ेमस हैं, और वो चाहें तो बहुत सारे लोगों को आगे ला सकते हैं, उनके काम को एप्रिशिएट किया जा सकता है, लोगों के सामने प्रेज़ेंट किया जा सकता है। बट वो एक लॉबिंग सिस्टम जो होती है कि पर्टिकुलर एक कनेक्शन एक-दूसरे से होता है, वही लोग सामने होते हैं और पीछे कोई नहीं आ पाता उनके पीछे। तो ऐसे आर्टिस्ट का क्या होगा? या उनके काम को कौन देखेगा? कैसे उनको लाया जाए? और वो भी एक चीज़ तो ये रही है। सेकेंडरी ये चीज़ कि एक आर्टिस्ट तो खुद मेहनत कर रहा है, मटेरियल इन्वेस्ट कर रहा है, पैसे खर्च कर रहा है, काम कर रहा है, और उसके लिए भी उसे आर्ट एग्ज़िबिशन के लिए, आर्ट कॉम्पिटिशन के लिए पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, और उसमें भी उसको उसकी सुनवाई नहीं हो रही है किसी आर्टिस्ट की, कि वो उस लेवल तक पहुँच सके। तो मुझे लगा कि ऐसा कोई जगह होनी, कोई चीज़ होनी चाहिए जो ऐसे लोगों को जो पर्टिकुलर आर्ट पे काम करना चाहते हैं, आर्ट को सीखना चाहते हैं, आर्ट को लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, जिनके अंदर एक हंगर है आर्ट कुछ क्रिएट करने का, तो उनको क्यों ना मोटिवेट किया जाए, उनको इस लेवल का। तो मैंने ये प्लेटफ़ॉर्म बनाया पहली बार कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी यहाँ आ सकता है, उनके आर्ट वर्क को एप्रिशिएट किया जाएगा, और उनको इंडिया के लेवल के नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे उनको रिप्रेज़ेंट किया जाएगा। ये आइडिया को लेकर फिर मैंने स्टार्ट किया। और एक और बात जो मुझे लगी, मैंने कई बार अपने काम को शेयर किया। बाहर ऑफ कंट्री में मेरे बहुत सारे अवार्ड मिले उस टाइम पे जो मैंने काम करना स्टार्ट किया, बट इंडिया में कभी मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ, इनफैक्ट एग्जीबिशन के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ। मुझे फील हुआ कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि, तो पता चला कि कहीं कहीं एक जूरी होते हैं, कहीं दो जूरी होते हैं, कहीं उनका खुद का एक ग्रुप होता है, वही चूज करते हैं। मुझे लगा कि नहीं, ये तो गलत चीज़ है, जो मेन आर्टिस्ट है वो आ नहीं सकते।
उसके लिए फिर हमने एक इंटरनेशनल पूरा ग्रुप का एक फॉर्मूला चेंज किया पूरा, और कोशिश किया कि जो हमारे 90% जो जूरी होंगे वो किसी आर्टिस्ट को जानने वाले होंगे ही नहीं। सो अभी आप जब भी मेरा कोई भी शो देखेंगे, अभी अब तक हमने करीब 27 इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन कर चुके हैं, और करीब 26,000 आर्टिस्ट तक पार्टिसिपेट कर चुके हैं अभी तक जो हमने किया क्या है। बात है। तो और उसमें जो बेनिफिशियल है, जो जूरी हैं, उसको आप देखेंगे तो मेरे 95% जो जूरी हैं वो बाहर के हैं, जो ओके। इंडियन आर्टिस्ट का नाम तक नहीं जानते। ठीक है, उसमें ये होता है कि कोई पर्सनैलिटी वो नहीं होगी आपकी, जो कि हम जानते हैं उनको नंबर, उनको अवार्ड दे सकते हैं, उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वाली जो एक मेंटेलिटी होगी वो नहीं होगा, सिर्फ सिलेक्शन उन्हीं को होगा जिनका काम होगा। तो ओके। ये सारी चीज माइंड में चली, और फिर ये चीज कर सोच करके फिर एक नए तरीके से क्रिएट किया, और ये ग्रुप अभी तक पहुंचा है जो भी थोड़ी बहुत काम करके। नहीं, आपका ग्रुप तो बहुत ही अच्छा है, और मैं भी उसमें देखती रहती हूँ कि आपका काम है और आप कितने मेहनत के साथ अपने काम को करते हैं। तो जैसा कि अभी आप दिल्ली में रह रहे हैं, तो अभी जैसा कि पेंटिंग से या हमारे कला से रिलेटेड आपको क्या लगता है कि दिल्ली में आर्ट का मार्केट कैसा है, कैसा चलता है वहाँ पे कला? अभी आर्ट मार्केट का तो दो चीजें हैं मुझे जो लगती है। एक तो हमारे आर्टिस्ट की माइंडसेट पे भी चेंज हो गई, बहुत सारी चीजें आई हैं, इफेक्ट आई हैं। जैसे कि आर्ट मार्केट अगर हम बात करें तो बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं कि वो काम ही इस तरह से करते हैं कि उनको वो सेल करना है ओनली। जैसे हमें मान ली हमें कोई पेंटिंग सेल करनी है, हमें लगता है कि नहीं ये ना कहीं कहीं गैलरी में ना लग के कहीं रेस्टोरेंट में लग जाएगा, किसी को रूम पे लग जाएगा, किसी के घर पे लग जाएगा। तो वो एक पर्टिकुलर एक ब्यूटिफिकेशन वाली आर्ट करते हैं, ओके। उनका एक पर्टिकुलर स्टाइल है काम करने का। बहुत रेयर आर्टिस्ट हैं, मुझे लगता है कि बहुत रेयर ही आर्टिस्ट हैं जो किसी मुद्दे पे काम करते हैं, किसी पर्टिकुलर थीम पे काम करते हैं, चाहे वो बिके ना बिके, लेकिन वो काम करना। तो आर्टिस्ट की कैटेगरियां चेंज हो गई हैं, दिल्ली में भी मैंने देखी, बहुत सारा ऑब्जर्व किया। और जैसा हम अभी बात कर रहे थे कि लॉबिंग सिस्टम तो होता ही है कनेक्शन की वाइज, कि मैं मेरा कोई काम खरीद रहा तो उनकी कनेक्शन में काम भी करें, तो वो सर्वाइव कर रहे हैं। और बहुत सारे आर्टिस्ट, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे भी हैं, बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, वो अपने घर के खर्च के लिए पेंटिंग सेल नहीं कर पा रहे। वो स्कूल में नौकरियां ढूंढ रहे हैं कि मुझे नौकरी मिल जाए, कैसे घर का मेरा सब कुछ चले, क्योंकि वो रियल काम करते, वो बेचने वाला काम नहीं करते। हम्म। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो नाम के आर्टिस्ट हैं, बट वो ओनली बेचने के लिए काम करते हैं। बिल्कुल। तो ये मार्केट इस पे भी डिपेंड करता है। अभी ऑनलाइन आने के बाद तो बहुत सारी चीज़ें और भी वैसे भी चेंज हो गई हैं, और बहुत कोविड ने तो ज़्यादा। बहुत मार्केट को इफेक्ट किया है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। आर्ट मार्केट को छोड़ दीजिए, हर किसी मार्केट को बहुत इफेक्ट किया है, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत इशू रही है हर किसी के साथ। तो ये थोड़ा सा इशू है, दिल्ली में भी ये इशू है। और हाँ, अगर काम करने वाले हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, और लोग उसको आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं, परचेज भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो है जैसे कहीं कहीं जैसे लोगों को काम करने का तरीका पता है, या उनको पता है कि हम अपने काम को कैसे आगे ले जा सकते हैं, या कैसे बातचीत करके हम अपना काम, जैसे बहुत आर्टिस्ट है जो अपनी पेंटिंग सेल करते हैं, तो जी कैसे जी बातचीत करके हम अपनी पेंटिंग सेल कर सकते हैं, और उनकी जो ये कोविड के टाइम पे जो उनका दिनचर्या है और जीने का तरीका है, जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, तो उसमें कैसे वो पूर्ति हो सके, तो उस हिसाब से लोग जिनको आता है वो कर ले जाते हैं, और जिनको नहीं आता है उनके लिए तो बहुत बुरा टाइम ही चल रहा है। बिकॉज जैसा कि आपने बोला कि अभी जो क्राइसिस चल रहे हैं, कोविड का जो टाइम चल रहा है, हम सब जी जानते जी हैं कि सबको फाइनेंशियली इशू है। जी। तो लेकिन ये है कि ये परमानेंट, तो ये ऐसा कोविड का टाइम तो नहीं चलता रहेगा। कहते बिल्कुल हैं कि बिल्कुल। अच्छा अच्छा वक्त आएगा जरूर। तो कहीं ना कहीं जैसे कि जो आर्टिस्ट हैं, जो यंगस्टर हैं, जो अपना काम अभी रोक कर रखा है, या बहुत लोग कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि मेरी पेंटिंग सेल हो जाए, तो सबके लिए ऐसे बेस्ट विशेष ही हैं कि उनकी पेंटिंग सेल हो जाए, उनका काम अच्छा चले। तो होगा, ये टाइम आएगा, और जो बुरा वक्त है वो निकल जाएगा। जी जी। तो अ, राकेश जी, जैसा कि अ, आप अभी जैसा कि आपके कुछ क्लासेस वगैरह भी चलते हैं, जैसे ऑनलाइन क्लासेस आप चलाते हैं, तो आप जी जैसा जी। कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, या आप फ्रीलांसर वर्क करते हैं और वैसा क्लासेस चलाते हैं? नहीं नहीं, स्पेशली क्या है कि मेरा जो स्टार्टिंग था, जैसे मैंने पहले कहा कि मैंने एज अ जॉब स्टार्ट किया है, यहाँ पे दिल्ली में आया, फिर एज अ आर्ट प्रोफेसर स्टार्ट किया। क्या बात और है। वो जर्नी स्टार्ट करने के बाद
मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में रहा। अभी पहले मैंने स्टार्ट की इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स, दिल्ली अरे एनसीआर वाह, से स्टार्ट किया। क्या बात है। एंड उसके बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा गया। अरे वाह। उसके बाद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब गया। एंड उसके बाद नहीं, अभी मैं दिल्ली में बहुत पास हूँ, गुड़गांव में एमएट यूनिवर्सिटी के ब्रांच में हूँ अभी। अरे वाह। और वहीं पे एज अ प्रोफेसर अभी भी वर्क कर रहा हूँ। साथ में मुझे लगता है कि एक एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जो किसी चीज़ को चेंज लाने के लिए या किसी को मोटिवेट करने के लिए एक बड़ी मास मीडिया है जो लोगों को पहचान है, उनमें कुछ चेंज लाने के लिए आपको एक बहुत अच्छा प्लेस है, जगह है, जिसके अंदर आप वो चीज़ डाल सकते हैं स्टार्टिंग में। और एक एजुकेशन ही ऐसी चीज़ है मुझे लगता है कि जिसके बिल्कुल। थ्रू अब और स्टार्टिंग में वो आर्टिस्ट के अंदर डाल देंगे तो वो उसी की तरफ सोचेगा, उस तरह काम करना शुरू करेगा। तो मेरा बिल्कुल खुद का सही कह मानना रहे है हैं। कि अगर अगर आप काम कर रहे हैं तो सोसाइटी और समाज के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। और उसको सोच के अगर आप काम करते हैं तो पैसे के बारे में ना सोचें। मुझे लगता है कि पैसे के बारे में सोच के अगर हम पेंटिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारे माइंड में एक परसेप्शन टाइम का होता है, फिक्स से होती है। लगता है मैंने 10 पेंटिंग की, एक भी नहीं बिकी, तो माइंड जो हमारा होता है वो नेगेटिव की तरफ जाने लगता है कि 10 पेंटिंग की, कोई बिकी नहीं है और काम नहीं इतना हो गया। अगर आप सीनियर आर्टिस्ट का देखें, मास्टर्स आर्टिस्ट का देखें, तो वो लाखों पेंटिंग्स, थाउजेंड्स ऑफ पेंटिंग कर रहे हैं, कर चुके हैं वो, और अभी भी वो कंटिन्यू काम कर रहे हैं, हाँ। है ना? तो मुझे लगता है कि अगर आप एक टाइम काम करते रहेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको लोग आइडेंटिफाई करना शुरू कर देंगे, आपके स्टाइल को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देंगे, आपके आइडियाज़ की, आपके क्रिएशन की वैल्यू होगी, तो लोग खुद ही आपके घर तक आके आपके चीज़ों को खरीद के ले जाएंगे। तो सेलिंग को ना सोच करके माइंड में पहले अपने काम को कैसे बेटर करना है, कैसे बेटर रिप्रेजेंट करना है, उसके बारे में सोचना है। सेकेंडरी एक और होता है कि हम सभी को एक सिखाई जाती है आर्ट में आते ही ना। आई डोंट नो किस कब सिखाएगी, क्यों सिखाएगी, हम हर किसी को कहा जाता है कि आर्ट अपने आप में बोलती है, उसको बोलने की जरूरत नहीं है, आर्ट को देख के सब कुछ समझ में आती है। बट जो टुडे का सिनारियो है, मुझे लगता है कि आज के दौर में अगर आपको आर्ट वर्क को एक्सप्लेन करना नहीं आता, आर्ट वर्क के बारे में कम्युनिकेट करना नहीं आता, आर्ट वर्क के बारे में बताना नहीं आता, आर्ट वर्क के आर्ट मार्केट के बारे में आपको पता नहीं है, आपको डीलिंग नहीं पता है, गैलरी के अप्रोच कैसे करना नहीं पता है, आपको ऑनलाइन कैसे अपने काम को रिप्रेजेंट करना है नहीं पता है, तो आप सिर्फ काम करके पैसे कमा सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ये पॉसिबल बहुत ही कम है। इसके लिए आपको आर्ट के साथ साथ इन सब चीज़ों को भी उतनी ही तरीके से सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल। आपको आके सेल करके आपको पेंटिंग लेके सेल कर देगा, वो पॉसिबिलिटी अभी नहीं है। आपका काम कितना भी अच्छा हो, जब तक आप अप्रोच नहीं करेंगे, आप तक बायर पहुंच नहीं सकता और आपके काम को अप्रिसिएट नहीं किया जा सकता। जैसे आपका प्लेटफॉर्म है, थैंक्स टू यू कि आपने इस तरह का एक प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे आर्टिस्ट का आर्ट वर्क के बारे में डिस्कशन, आर्टिस्ट के बारे में लेके उनकी ब्रांडिंग करना, उनको लोगों तक पहुँचाना इस लेवल का, ये बड़ा ही सराहनीय काम है। आपके आपके पूरी टीम को मैं थैंक्स कहता हूँ कि ऐसी सोच के साथ आपने ये चीज़ स्टार्ट किया। जी। सो ये बहुत आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी है, इस तरह की चीज़ें। तो इसीलिए तो हमने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है कि कोई भी आर्टिस्ट हो, आर्टिस्ट कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, वो अपने काम के तजुर्बे की वजह से वो आगे चला जाता है। और जो जैसा कि आज के यंगस्टर है वो तो अभी स्टार्ट करें, उनको समय लगेगा आगे जाने में। तो जी इसलिए जी हमने ऐसा ये प्लेटफॉर्म चुना है कि जिससे उन्हें उनके ही जगह के लोग, उनके ही शहर के लोग ही ना जाने, उन्हें बहुत लोग जाने और पूरी दुनिया में लोग उन्हें जाने, इसलिए हमने जी ये जी। काम स्टार्ट किया है। और आप सबकी बहुत दुआएं मिल रही हैं, विशेष मिल रही है कि हमारा ये जो शो है, जो कि मैंने स्टार्ट किया है, वो बहुत ही पसंद किया जा रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल, क्योंकि इसके कंटेंट्स जो हैं और जो एक सोच है इस काम, इस पूरे काम को लेकर के, वो बड़ा ही कह सकते हो कि बड़ा ही पवित्र टाइप का, बड़ा ही सीधी सोच है, लोगों को हेल्प करने का एक नया तरीका है। तो ऑटोमेटिकली लोगों की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और आई होप कि ये बहुत जल्दी बहुत पॉपुलर हो जाएगा। और जिस तरह से लोग आ रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपके काम को देख रहे हैं, वो बहुत जल्दी एक बड़ी फैमिली होगी आपकी। मुझे लगता है कि एक नाम होगा आपका इस फील्ड में और पर्टिकुलर इस काम के लिए आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच। आई विश कि ये फ्यूचर में बहुत आगे जाए इस तरह से। जी बिल्कुल। मैं भी यही चाहती हूँ और हमारी टीम भी लगी रहती है दिन रात काम करने में। और हमारी जो ये WABC की टीम है, मैं उनको भी बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि वो बहुत मेहनत करते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म को आगे ले जाने के लिए। तो
जैसा कि आपकी पेंटिंग जो है वो डिजिटल वर्क है, और आप जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप उसको जैसा कि आज का दौर चल रहा है, आज का जो क्राइसिस चल रहा है, आप उस पे भी पेंटिंग्स बनाते हैं। तो मैं सबको जी, जी। आपकी पेंटिंग्स यहाँ स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगी कि आपकी जी, जी। पेंटिंग कितनी खूबसूरत और थॉटफुल है। जी, श्योर। मैं उसके बाद थोड़ी डिस्क्राइब कर सकता हूँ। तो जितनी भी पेंटिंग्स अभी आप देखेंगे ना, जो भी जितनी भी हमारी सीरीज़ है काम की, हम्म। वो कोई भी काम ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा लगता है मैंने क्रिएट कर दिया। इस पॉइंट्स ऑफ से कोई भी पेंटिंग नहीं है इस तरह से। सारी चीज़ें पेंटिंग या जो भी सोच है उसके पीछे कोई क्रिएशन करने की तरीका जो भी है, मीडियम कोई भी हो, वो मैटर नहीं करता है। उस पर्टिकुलर क्रिएशन का थॉट्स क्या है, सोच क्या है, और वो कौन सा मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहता है, किस तरह से बताना चाहता है, वो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है होना चाहिए। और इसी सोच के अकॉर्डिंग आप देखेंगे मेरी एक जो सीरीज है काम की डिफरेंट, जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ बीच में हुआ था, उसका इफेक्ट क्या पड़ा, जो कोविड आया, आपके कोविड की वजह से कैसे प्रॉब्लम्स हुई हैं, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हुई हैं। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे इन्वायरमेंट को लेकर के कितना अवेयरनेस हुआ है, कितनी ग्लोबल वार्मिंग हुआ, या बहुत सारी क्राइसिस हुई है इन्वायरमेंट लेकर के, बहुत सारे जो अभी हम देख रहे हैं चेंजेस जो आ रहे हैं इतने सारे, वो उसका इफेक्ट क्या होता है, वो सारी चीज़ें जो मुद्दाएं हमें सामने आती रहती है मेरे सामने, मुझे लगता है कि इस पर बात करनी चाहिए। तो एज एन आर्टिस्ट हम तो हर जगह बोल नहीं सकते, तो हमें लगता है कि वो चीज़ हम पेंट कर सकते, क्रिएट कर सकते हैं आर्ट वर्क, और वो आर्ट वर्क को लोगों तक और पहुंचा सकते हैं। लोगों के पास अपने मैसेज पहुंचा सकते हैं। तो मैं सबको जी, आपकी पेंटिंग्स यहाँ स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगी कि आपकी जी, जी, पेंटिंग कितनी खूबसूरत और थॉटफुल है। जी, श्योर। तो जैसा कि हमने आपकी पेंटिंग्स देखी, बहुत ही मीनिंगफुल पेंटिंग्स है, और जैसा कि आप सबको एक बहुत अच्छा मैसेज पहुंचा रहे हैं, तो आप अपनी पेंटिंग के बारे में कुछ डिस्क्राइब करना चाहेंगे कि आप कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, कैसे आप इस पे काम करते हैं, कब काम करते हैं। जैसा अभी हमने आपको कहा कि मेरी जो पेंटिंग है वो प्री स्टोरी या कोई चीज़ सोच के प्लान करके पेंटिंग किया जाए, ऐसा नहीं है मेरे साथ। जैसे हम एक पोएम लिखते हैं या कुछ बनाते हैं, तो हमारी एक पर्टिकुलर फीलिंग होती है, उस फीलिंग को हम पेपर पर उतार देते हैं। तो वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे आता है वो चीज़, हम सैड होते हैं तो हमें कोई फीलिंग आ जाती है, बहुत खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं तो उस तरह की फीलिंग आ जाती है, या कभी कभी बहुत गुस्से होते हैं किसी के ऊपर तो उस तरह फीलिंग आती है। तो हम जब हमारा मूड होता है, जैसी फीलिंग होती है, उस तरह से काम हम पेपर पे करते हैं, पोएम लिखते हैं या कोई स्टोरी लिखते हैं, कुछ भी बनाते हैं। सेम ऐसे मेरे पेंटिंग के साथ है। मेरी पेंटिंग मैं रेगुलर नहीं बनाता, मेरे साथ थोड़ा सा है कि मैं रेगुलर पेंटिंग नहीं करता, बट मुझे लगता है कभी कभी कि कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो जिसमें मुझे कुछ करना चाहिए। जैसे बीच में भी किसान को लेकर के बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बहुत थी लंबी, तो अभी भी चल ही रही है, बट एक टाइम तक बहुत हाईलाइट था वो, और पूरे न्यूज़ चैनल पे, पूरी मीडिया पे किसान के बारे में चल रहे थे। तो उसको लेके मैंने 2-3 सीरीज़ पे काम किया, उसको लेकर के मैंने कुछ डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग्स की। जैसे कोविड के बारे में बताया मैंने, एनवायरनमेंट को लेके बात की मैंने, पोल्यूशन को लेके बात की मैंने, और इसके पहले बहुत सारी चीज़ें हुई ऐसे जो हमारे स्टेटस की बात होती है, पुअर और हायर, जो हमारी एक गरीब और रिचनेस की जो एक डिस्टेंस है और सोच जो होती है लोगों की, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें दिखता है, और उस चीज़ को मुझे लगता है कि नहीं, हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए। जो मुझे टच करती है पर्सनली, वो उसी पे मैं काम करता हूँ एग्जैक्टली। अभी लास्ट जो मेरी सीरीज़ खत्म हुई है वो कोविड पे ही हो रही थी, और उसके पहले मैंने एक सीरीज़ की थी जो अभी किसान पे हुआ था, उस पर काम किया था। रिसेंटली अभी नहीं कर रहा कुछ काम, अभी मैं कुछ और प्रोजेक्ट पे थोड़ा बिजी हूँ।
बट सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा कुछ हो जो लोगों को कुछ दे सके ज्ञान या कुछ चीजें बना सके, उस पर मैं काम करूँ। जैसा आप बोल रहे हैं कि अभी आप कुछ काम नहीं कर रहे, बट मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपके बैकग्राउंड में मुझे कोई पेंटिंग दिख रही है, जो कि शायद आप जी उस जी। पे कुछ काम कर रहे हैं। मुझे मैं इसमें एक कहानी है, छोटी सी कहानी कह सकते हो या कह सकते कमेंट है मेरे लिए। बिल्कुल मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप तो बस ओनली डिजिटल काम करते हैं और एक ही जैसा ही काम कर रहे हैं, बिल्कुल आपको कुछ लगता है या लगता है आपको मैनुअली उतना काम स्ट्रांग नहीं है, आप नहीं करते। सो कुछ ऐसी चीज़ें मेरे साथ आई, तो फिर मैं लगा नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर मैंने काम किया, मैनुअली काम स्टार्ट करना किया, जिसमें से मेरे 2 काम ड्राइंग आईफैक्स न्यू दिल्ली में सिलेक्ट हुए लास्ट ईयर। अरे वाह। और उसके बाद ये पीछे काम है, ये मैंने कहीं अभी हो रहा है, ये आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा इस मंथ में, हो सकता है। सो ऐसे ही कुछ टारगेट करके कुछ बड़े-बड़े काम देख रहा हूँ, कुछ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। और अभी लास्ट टाइम मैंने भेजा था बाकरे फाउंडेशन और बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के लिए एक काम मैनुअली किया था, उसके लिए सिलेक्ट हुआ। सो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि आर्टिस्ट का स्किल, मीडियम, साइज, थीम क्या है वो मैटर नहीं करता। मुझे लगता है अगर उसका आइडिया बहुत अच्छा है, उसकी सोच एक अच्छी है, तो क्रिएशन कोई भी करे। जैसे हम ये भी देखते हैं, हम रियलिस्टिक बात करते हैं, राजा रवि वर्मा की बात आप देख ली, बिल्कुल रियलिस्टिक पेंटिंग है, बिल्कुल। बिल्कुल पौराणिक कहानियां और ये सब चीज़ों को लेकर के बनाया है। वहीं अगर आप रजा की बात करें या सुजा की बात करें या इन सब की बात, आर्टिस्ट की बात करें, तो इनकी जो ड्राइंग्स आप देखें, लेंगे बच्चों जैसी ड्राइंग क्यों कर दिया है, ये कैसे हो गया, राइट। तो ये ड्राइंग की या उनके लाइंस की फॉर्मेशन की बात नहीं हो रही, ये हो रही उनकी एक्सपीरियंस की, उनके पर्टिकुलर चीज़ को रिप्रेजेंट करने की बात हम करते हैं, और आर्ट एक ऐसी ही चीज़ है। सो ये मुझे लगता है कि ये सोच के साथ अगर हम काम करेंगे, तो मीडियम कोई मैटर नहीं रखता, फॉर्म कोई मैटर नहीं करता, क्रिएशन कोई मैटर नहीं रखता। आपकी आइडिया अच्छा होना चाहिए, एग्जीक्यूशन अच्छा होना चाहिए, और उसका जो आउटपुट है वो अच्छा होना चाहिए, लोगों को तक पहुंचे मैसेज को कैसे। उसी बिल्कुल। सोच के साथ मैं काम करता हूँ, और मैं सिखाता हूँ बच्चों को, यही चीज़ है कि आप पर्टिकुलर चीज़ को लेकर मत भागिए, आपके अंदर जो चीज़ है उसी को रिप्रेजेंट कीजिए, उसी को अपने स्टाइल में काम कीजिए, और एक दिन वो लोगों तक पहुंचेगी और लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे। बिल्कुल करेंगे, बिकॉज यू आर वेरी कर्टलेस पर्सन। तो ऐसा है ही कि, और आपकी जो पेंटिंग्स और आपकी बातें हैं वो काफी थॉटफुल एंड मीनिंगफुल हैं। तो लोगों तक तो आपका मैसेज जा ही रहा है, और आपकी जो सोच है वो भी हमारे जरिए, या ऐसा कह सकते हैं कि आप, आपके काम के जरिए बहुत लोगों तक पहुंचेगी। तो जैसा कि आपने कई जगह एग्जीबिशन किए हैं, और जैसा कि आप अपने अवार्ड के बारे में बता रहे हैं, जी जी। तो जब आपको फर्स्ट टाइम अवार्ड्स मिला था तो आपको कैसा लगा? जैसे मैं पहले कहा कि मुझे एक डिज़ाइनर, क्योंकि मैं एक अप्लाइड आर्टिस्ट हूँ, मैं प्रोफेसर भी हूँ, तो एक डिज़ाइनिंग फील्ड का प्रोफेसर हूँ। तो मुझे आर्टिस्ट की तरफ से कम और डिज़ाइनर की तरफ से ज़्यादा देखा जाता था। क्या तो बात स्टार्टिंग है। से मुझे आर्टिस्ट का मुझे कुछ मिली नहीं, आर्टिस्ट की जैसा कुछ मेरी सोच ही नहीं मिली लोगों के। फिर जब काम करना स्टार्ट किया 2 साल के बाद, फिर एप्रिसिएशन मिला, तो एक मोटिवेशन मिला मुझे कि काम करने का, अच्छा तो मैं इस फील्ड में भी काम कर सकता हूँ, लोग एप्रिसिएट करते हैं। और बात है डिजिटल आर्ट की, तो उसकी अगर बात मैं करूँ तो इस फील्ड में आने का एक मेरे लिए चैलेंज था। जब मैंने डिजिटल आर्ट स्टार्ट किया, तो उस समय डिजिटल आर्ट को माना जाता कि ये वो लोग करते हैं जिनको ब्रश चलाना नहीं आता, ड्राइंग करना नहीं आता, वो लोग डिजिटल आर्ट करते हैं, कि सॉफ्टवेयर सीख लिया, कुछ भी बना के टांग दिया, प्रिंट करा के लगा दिया। वो एक सोच थी, माइंडसेट था, और वो एक्सेप्टेंशन नहीं थी। इनफैक्ट अभी भी आप अगर देखेंगे दिल्ली में ललित कला अकेडमी में, तो वहाँ पे भी अभी भी डिजिटल आर्ट का पर्टिकुलर एरिया नहीं है वहाँ पे। एक न्यू मीडिया के नाम से एक कैटेगरी बनी हुई है, बट वो डिजिटल मीडिया आर्ट के लिए नहीं है। हाँ, मैं अप्रिशिएट करूंगा आईफेक्स को कि उन्होंने पर्टिकुलर एक थीम बनाई डिजिटल आर्ट वालों आर्टिस्ट के लिए, कि ये एक पर्टिकुलर एग्जीबिशन क्राइटेरिया है एग्जीबिशन का। तो इस तरह की सोच जो थी, ये मुझे इस फील्ड में लाई। और डिजिटल आर्ट को ही मैंने कहा नहीं, इसमें मुझे कुछ करना है, इसी में कुछ लोगों को तो आइडेंटिटी बनानी है, लोगों को सिखाना है, काम करना है। और फिर कंटिन्यू काम करते करते अभी डिजिटल आर्ट के थ्रू अभी हम यहाँ पे हैं। तो डिजिटल आर्ट तो आपको बहुत ही सुंदर है। और जैसा कि मैं पहले की बात बता रही थी कि आपने खुद मेरा एक पोर्ट्रेट बनाया था, वो बहुत ही खूबसूरत बनाया था आपने वो पोर्ट्रेट, और मेरे प्रोफाइल पे वो आज भी है, और जी, मुझे थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगता है। तो वो तो है ही कि, क्योंकि हम एक दूसरे को काफी सालों से जानते हैं। आपका काफी काम देखा है, और आपको इतने टाइम से जानते हुए हम एक अच्छे दोस्त भी हैं। आप आर्टिस्ट हैं, मैं भी आर्टिस्ट हूँ, तो आर्टिस्ट आर्टिस्ट एक दूसरे को बहुत समझते हैं। जी और बिल्कुल। अपने, बिल्कुल।
तो जैसा कि मैं एग्जीबिशन की बात कर रही थी, तो आपने ऐसा कभी एग्जीबिशन भी किया है अपनी डिजिटल पेंटिंग्स को लेकर? कहीं बाहर भी गए हुए हैं आप? हाँ, बाहर में ऑल जैसे कि वो तो वर्चुअली एग्जीबिशन तो होते रहते हैं बाहर, इंडिया के बाहर और बहुत सारे। इनफैक्ट कई कंट्रीज में हो चुका, अभी भी चल रहे हैं, कई कंट्री में ऑनलाइन भी चल रहे हैं। फिजिकली, क्योंकि जब से फिजिकली स्टार्ट होना शुरू हुआ, कोविड ने 2 साल पूरा ले लिया। जब बिल्कुल। एक नई सीरीज कंप्लीट हुई उसके पहले ही कोविड ने स्टार्ट कर दिया, तो ऑफलाइन तो पॉसिबल नहीं हुआ। हाँ, विजुअल आर्ट गैलरी जैसे हुआ, हैबिटेट में हुआ, आईफैक्स गैलरी हुआ, और अमृतसर गैलरी हुआ, आर्ट गैलरी, कुरुक्षेत्रा गैलरी, बीएचयू के जो गैलरी वहाँ पे हुआ। तो ऐसे बहुत सारी हाँ, हाँ। गैलरीज में डिजिटल आर्ट के एग्जीबिशन करते रहे हैं। और मेरा खुद का प्लान है कि मैं कुछ इस तरह से प्लान करूं कि जहाँ पे ओनली डिजिटल आर्ट के जो पर्टिकुलर आर्टिस्ट हैं इंडिया के, उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म इस तरह बने जिसमें, हालांकि मैंने 2013 में और 15 में 2 बार डिजिटल आर्ट का ऑर्गेनाइजेशन किया ऑनलाइन जाके बच्चों आर्टिस्ट के लिए। और इंडिया से तो बहुत कम मिले मुझे, इंडिया में 10-15 आर्टिस्ट मिले जो काम कर रहे हैं, जो अच्छे काम लेवल पे कर रहे हैं। और बट इंडिया से बाहर मुझे अराउंड 600-700 आर्टिस्ट मिले जो डिजिटल पे काम कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, इंडिया में क्यों नहीं कर रहे, तो उसको लेकर मैंने डिस्कस किया, काफ़ी कुछ किया, और प्लान कर रहा हूँ कि कुछ डिजिटल आर्ट को और आगे लेके जा सकूँ और लोगों को मोटिवेट कर सकूँ कि ये भी एक फॉर्म है जिसके में करियर बना सकते हैं, लोग काम कर सकते हैं। क्योंकि मेरा जो एक कहते हैं इनकम का जो सोर्स है, एक आर्टिस्ट आज के दौर में, एक आर्टिस्ट को इनकम सोर्स जो लगता है कि मार्केट को देखते हुए कि बहुत ज़रूरी है, एक पैरेलली एक उनके लिए इनकम का सोर्स बहुत ज़रूरी है कि वो काम कर सके। क्योंकि फ्री होके काम करना और पर्टिकुलर आर्टिस्ट के लिए काम करना, मान लीजिए आपने पूरे इन्वेस्टमेंट लगा दी, पैसे खर्च कर दिया और पेंटिंग बहुत सारी कर ली, सेल नहीं हुआ, और ऊपर से आपको परिवार भी देखना है, तो बहुत एक आर्टिस्ट को बहुत चेंजेस होती हैं। तो मुझे लगता है कि आर्टिस्ट को एक साथ में पैरेलली कुछ होना चाहिए अपने चीज़ को करने के लिए, क्योंकि अपने मन की बात करने के लिए, मन को क्रिएट करने, चीज़ें जो है उसको क्रिएट करने के लिए उनको एक सपोर्ट चाहिए, और वो बहुत ज़रूरी होता है। उसके बिना अगर आप करेंगे तो आप एक बंधन में ही काम करेंगे, आर्टिस्ट को ओपन नहीं हो पाएंगे। तो क्रिएशन लेकर मेरा ऐसा सोचना है, हर आर्टिस्ट के लिए भी, और जो अपकमिंग आर्टिस्ट उनके लिए भी यही कहना कहूँगा कि आ, कोशिश करें कि आपके साथ एक सपोर्टिव चीज़ हो। क्योंकि आपको अगर फ्री होकर काम करना है तो आपको इनकम के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, आपको काम के लिए नहीं सोचना पड़ेगा। आपको सिर्फ काम करना, जो अच्छा है, बिके नहीं बिके, फिर आप प्योर काम तभी निकल के आएगा। बिल्कुल, और जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमारा काम तो वैसे भी निकल के नहीं आने जी वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपने सही बात बोली है। तो राकेश जी, जैसा कि मैं जहाँ तक मुझे पता है आप वाराणसी से बिलोंग करते हैं। जी। तो वाराणसी में कैसा है कला का अ, भाव? मतलब वहाँ पे लोग कैसे पेंटिंग करते हैं, या वहाँ भी डिजिटल पेंटिंग का बहुत चलन है, या आपको लगता है कि सिर्फ बाहर कई जगहों पे डिजिटल पेंटिंग का चलन है? अगर डिजिटल पेंटिंग की बात करें, आर्ट की, और आर्ट अप्रिसिएशन की जो बात करें, आर्ट के बारे में, डिजिटल आर्ट के बारे में स्पेशली, तो मुझे लगता है कि अभी भी वहाँ पे बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बट कहीं ना कहीं वो अभी भी वो ट्रेडिशनल जो लुक है, जो सॉरी, जो ट्रेडिशनल उनका एक स्टाइल है काम करने का, उससे वो बाहर निकल नहीं पा रहे। उनको लगता है कि नहीं, मेरी एक पहचान है और इसी में मुझे काम करना है। तो वो चीज़ अभी बाहर नहीं आ रही है, क्योंकि अभी इतने मैंने शो कर लिए, बहुत सारे काम कर लिए। बस डिजिटल आर्ट के अगर नाम से देखा जाए तो बहुत रेयर आर्टिस्ट हैं। या तो वो एक माइंडसेट होती है कि हमें डिजिटल आर्ट को आर्ट ही नहीं मानते, बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी भी। और या फिर बहुत सारे ऐसे हैं कि वो न्यू मीडिया या सॉफ्टवेयर के थ्रू आर्ट को करना या सॉफ्टवेयर को सीखना ही नहीं चाहते। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि नहीं होने का जो एक रीज़न है, कह सकते हैं आप। बट उनके लिए पॉसिबिलिटी अच्छी है जो डिज़ाइन के फील्ड के हैं, जिनकी सोच तो आर्टिस्ट जैसी है, बट वो डिज़ाइन में फंस गए हैं, वो डिज़ाइन करते हैं या किसी और फील्ड में काम करते हैं। तो ऐसे आर्टिस्ट के लिए भी ये मीडियम बहुत अच्छा है, क्योंकि वो डिज़ाइन के साथ साथ अपने को एक्सप्लोर एज अ आर्टिस्ट कर सकते हैं। एक ऐसा मीडियम जिसमें वो आर्टिस्ट भी बन सकते हैं डिज़ाइन के साथ साथ। तो मुझे लगता है कि ये अगर इसको सोच के काम करेंगे तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बिल्कुल। और जब तक हम अपनी सोच में बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक तो किसी भी फील्ड में, किसी भी प्लेटफॉर्म में हम अपना काम नहीं चेंज कर सकते। वो कैसा भी काम हो, चाहे वो हम एक इंजीनियर के तौर पे कर रहे हैं, या डॉक्टर के तौर पे कर रहे हैं, या एक संगीतकार के तौर पे कर रहे हैं।
तो सब जगह हमारा माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। तो बिल्कुल। वो तो है कि आर्टिस्ट के साथ कई चीजें अच्छी बुरी चलती ही रहती हैं। तो जैसा कि अभी अभी का जो टाइम चल रहा है, अभी बहुत चीजें वर्चुअल हो गई हैं। और नहीं पता है कि चीजें कैसे सामने से आएंगी, कि हम वापस से सभी आर्टिस्ट मिलके एक एग्जीबिशन करेंगे, एक दूसरे से मिलना होगा। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि अभी जैसे आर्टिस्ट का माइंडसेट है वो अभी वो कैसा हो गया है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और अभी के लिए तो बहुत ज़रूरी बात है जिस पे हम डिस्कस कर सकते हैं। और जैसे हम पहले भी कह रहे थे कि एक आर्ट मार्केट की बात करें इसको लेकर के, तो फिजिकल मार्केट और ऑनलाइन मार्केट दोनों में बिल्कुल डिफरेंस हो गया है, बहुत चेंजेस आ गई हैं। मैक्सिमम लोग बिलीव करते हैं उन्हीं के जो चीज़ें हम खरीदते हैं और उसको हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, या जिसको पहले से बिलीव हो रखी है। जैसे अगर हम बात करें, अगर हमारे पास अमेज़न है, हमारे पास फ्लिपकार्ट है, हमारे पास स्नैपडील है और हमारे पास मिंत्रा है, और हम परचेज़ करते हैं, लेकिन हम करते किसको? उन्हीं ब्रांड को जिसको हमने फिज़िकली यूज़ कर चुके हैं, बिल्कुल। जिसको हम ब्रांड मानते हैं, राइट? तो मुझे लगता है जो कि एक वर्चुअली बिक तो रही है, लेकिन उनकी पेंटिंग ज़्यादा बिकती हैं जिनको वो ऑलरेडी फिज़िकली देख चुके हैं, या उनके स्टाइल को देख चुके हैं, उनके काम के वैल्यू को देख चुके हैं, उनके कैरेक्टर को, उनके जो क्रिएशन है, उनका जो आइडिया है, उनकी जो मटेरियल कॉस्ट है, उनका जो एक क्वालिटी है काम की, उसको बायर्स ने फिजिकली देख चुके हैं पहले से। तो उनके लिए वर्चुअल तो बहुत ईजी है, वो कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं, वो सेल हो रही है। बट जो नए हैं उनके लिए बड़ा है चीज़, एक ऐसी चीज़ है, मुझे लगता है कि उनको लर्निंग बहुत ज़रूरी है, उनके लिए लर्निंग बहुत ज़रूरी है। जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, बडिंग आर्टिस्ट हैं, क्या होता है कि हम बड़े आर्टिस्ट का काम देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट में काम करते हैं, बहुत फेमस बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं जो एब्स्ट्रैक्ट में करते हैं बिल्कुल। तो आज के जो बडिंग आर्टिस्ट है जो अभी काम सीख रहे हैं, वो उनके जैसा कलर फ्लो कर देते हैं, टेक्सचर कर देते हैं, उनको लगता है कि उनकी पेंटिंग तो 10 लाख की बिक रही है, चलो मेरी 5 लाख की ले लो, राइट? ये एक माइंडसेट होता है हमारे आर्टिस्ट का, जिसकी वजह से वो मार्केट में एंट्री ही नहीं कर पाते। बिल्कुल। मुझे लगता है कि जब आप एक बडिंग हो, एक सीख रहे हो चीजें, अगर वो 10 लाख की बेच रहे हैं तो आप 10 हजार की बेच के आपको, आपकी जो मटेरियल कॉस्ट निकल रही है, आपको लोग जान रहे हैं, बट आप लोगों तक पहुंच रहे हो। तो लोगों तक पहले पहुंचना बहुत जरूरी है। आपकी कॉस्ट ऐसे खुद रख देते हैं आप आर्टिस्ट, जो बड़े आर्टिस्ट अपने आप को समझते हैं, या नए नए काम कर रहे हैं फिर भी बड़े आर्टिस्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को प्राइस कर रख देते हैं, तो वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। मेरा खुद का मानना है कि पहले आप लोगों के दिल तक पहुंच जाइए, लोग आपके काम को देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, तो फिर लोग खुद आपके पास आएंगे, आपको चीज़ें पूछते हुए आपके पास। तो ये एक माइंडसेट अभी के जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, इसी सोचना कि प्राइसिंग कितनी रखनी चाहिए किसी आर्ट वर्क की। बिल्कुल। ये बड़ा क्राइसिस। अभी भी हम कोई भी आर्ट वर्क करते हैं, एग्जीबिशन करते हैं, कंपटीशन करते हैं, तो जो उसकी प्राइसिंग आती है, मैं खुद ही देख के लगता हूँ, अभी जिन्होंने मास्टर्स कंप्लीट किया, बैचलर्स कंप्लीट किया, उनके आर्ट वर्क की कीमतें हैं 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए। आप सोचो कि जो अभी खुद लर्निंग में है उसको किस तरह से इतना पे करेगा। बिल्कुल। सिंपली अगर आप एग्जाम्पल के देख लें तो मुझे लगता है कि हमें फीवर होता है तो हम अपने जो जो पड़ोस में जो डॉक्टर होता है वो 50 रुपीज़ में हमारा दवा दे देता है, आपको कम्बीफ्लॉम, पैरासीटामॉल और 2-3 दवाइयाँ दे देता है, और 50 रुपये में आके ठीक हो जाते हो। जी। बट वहीं अगर आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाते हो, डॉक्टर है बाहर से पढ़ के आया है, उसने आपको वही पैरासीटामॉल क्रोसिन दिया, बट उसी चीज़ का 500 दे के आते हो। तो ये डिफरेंस हमें समझने की बात है, एक आर्टिस्ट को भी ये चीज़ समझने की बात है कि आपको आपकी इस चीज़ की वैल्यू है आपके पास, आपके काम की वैल्यू होगी, आपकी क्वालिटी होगी, लोगों को उसको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपके बारे में चर्चाएं करेंगे, आपके आर्ट वर्क कहीं लगेगा तो लोग भीड़ लग जाएगी देखने के लिए। उस टाइम पे अगर आप प्राइस मनी बढ़ाते हो तो बायर्स ऑटोमेटिकली देगा भी पैसे भी, आपके काम भी ले जाएगा। और आपने देखने ही नहीं दिया बायर को, आने के लिए बुलाया ही नहीं, पहले पहले आपने प्राइस इतना रख दिया, तो आप तो पहुंच ही नहीं पा रहे उनके पास। तो ये आज के जो आर्टिस्ट हैं, बडिंग आर्टिस्ट, उनके लिए मुझे लगता है कि उनको अपनी जो प्राइस मनी है उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप कहीं सेल करते हैं, सेल करने के देते हैं, किसी गैलरी को देते हैं, तो उसकी प्राइस मनी कितनी रखनी चाहिए, एक एवरेज कितना होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, वो बहुत ज़रूरी है। जब एक आइडेंटिटी मिल जाएगी ऑलरेडी, वो आपकी प्राइस बढ़ जाएगी। बिल्कुल। और जब लोग पसंद करने लगते हैं तो जो प्रतिभा है वो अपने आप हमें मिलने लगती है। तो और जैसा कि आजकल के जो यंगस्टर है या
हम भी मतलब ये बोल सकते हैं कि जैसा कि हमारा काम करने का तरीका है, कहीं ना कहीं आजकल जो अभाव चल रहा है, तो जैसा कि है कि जो यंगस्टर है, जो बडिंग आर्टिस्ट हैं, जो अभी सीख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है उनमें पेशेंस है या चला गया है, या वो वेट नहीं कर सकते हैं किसी चीज का, कि शायद अगर किसी चीज का हम वेट करें, समय थोड़ा लगेगा, तो आपको क्या लगता है कि उनके अंदर ऐसा पेशेंस है या नहीं है? हाँ, ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर आर्टिस्ट के लिए, जो आपने सवाल पूछा वो तो बहुत अच्छा है। और ये बहुत बड़ा कह सकते हो कि उनके ड्रॉबैक है आज के आर्टिस्ट का। हमें लगता है कि हमने अगर 2 पेंटिंग की और उसमें से एक सेल नहीं हुई या एक एग्ज़िबिशन में नहीं गई, तो फिर मेरा काम बेकार है। फिर वो दूसरा काम करने से सोचने लगते हैं कैसे करेंगे। जैसे हम अभी अगर सिंपली अगर देखें क्योंकि सोच में फ़र्क आई है। जो टाइम शेड्यूल है हमारे पास ना, हमें लगता है कि बहुत कम टाइम हमारे पास है और बहुत ज़्यादा काम है हमारे पास। हम मोनालिसा की बात करते हैं कि 5 साल लग गए, सिस्टाइन चैपल की बात करते हैं इतना लंबा पेंटिंग माइकल एंजेलो ने किया और इतना टाइम लग गया। बट उसको हम अभी तक अप्रिशिएट करते हैं, इतनी महंगी पेंटिंग अभी भी हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। रीज़न क्या है, बिल्कुल। हमने उसको टाइम दे के पर्टिकुलर उसको एक टाइम पीरियड के बाद किया और उतने टाइम के बाद उसको रिकॉग्नाइजेशन मिला उस पेंटिंग को। तो टाइम पीरियड अभी जो है वो बहुत कम है आर्टिस्ट के पास, बहुत पेशेंस लेस है कह सकते हो, आप कह सकते हो कि एक काम करके हम लगता है कि उसका कंफर्म फाइनल हो जाए। इसका रीज़न हम कह सकते हैं कि हमारा जो एक शॉपिंग करने का जो माइंडसेट है, जो मॉल में करने का तरीका जो हमें लगता है ना, वो कहीं न कहीं फ़र्क पड़ता है। जैसे हमें क्या होता है कि हम जब मॉल में जाते थे पहले, तो 100, 200, 300 पेंटिंग्स कोई प्रोडक्ट देखने, शूज़ देखा हमने, तो ढेर सारा शूज़ देखने के बाद एक चूज़ करके ले आते थे। तो हम कहते बिल्कुल। हैं ये बहुत अच्छा चूज़ करके ले आए थे। अभी क्या है, आपके घर बैठे ऑनलाइन आप 10 मिनट में हंड्रेड्स देख सकते हैं और प्राइसिंग देखकर तुरंत परचेज़ कर सकते हैं। तो जो पेशेंस का तरीका था, जो हम सुबह जाके शाम तक एक प्रोडक्ट लेके आते थे और अभी हम 10 मिनट में 10 प्रोडक्ट खरीद लेते हैं और उतना ही चीज़ देख करके। तो बिल्कुल। जो पेशेंस, जो टाइमिंग का पेशेंस है, वो लगता है कि बहुत कम हो गया है। और ये सब जो हमारी डेली लाइफ में जो चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से भी आर्टिस्ट के अंदर बहुत चेंज आए हैं, उसकी सोच में भी बहुत चेंज आई है। और हर चीज़ को वो चाहते हैं कितनी जल्दी बने और कितनी जल्दी सेल हो जाए। बिल्कुल। इसलिए वो लेवल का काम नहीं हो पा रहा है और वो कम से कम टाइम में अपने आप को फेमस करना चाह रहे हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। और तो अभी वो तो बात सही है कि हर चीज ऑनलाइन का जमाना आ गया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो सोच है हमारे आर्टिस्ट की और जो आर्ट वर्क करने का, मुझे लगता है 2-3 चीज़ें मैं खुद सीखता हूँ अभी भी मैं, क्योंकि मैं तो अभी आर्टिस्ट कहूँगा नहीं अपने आप को, क्योंकि मैं तो सीख ही रहा हूँ अभी। पता नहीं कब तक सीखूँगा अभी, वो भी पता नहीं है। बट अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे किसी के जो 2 पेंटिंग में ना उससे बात करेंगे तो वो कहेगा आई एम एन आर्टिस्ट और मैं ये करता हूँ। सो ये आर्टिस्ट कहना मीन्स कि आपको लाइफ की, आर्ट वर्क की, उसके मटेरियल की, उसके सिचुएशंस की, उसके क्रिएशन की सारी चीज़ें आपको डिटेल में पता है। एक्सपीरियंस आपको है इस चीज़ का। आपको पता है कि हम ये कलर लगाएँगे, इसके बाद इतने साल के बाद ये टेक्सचर होगा कन्वर्ट। आपको ऐसा ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस में आती है, एक दिन में नहीं आ सकते। तो वो हमने कोई पेंटिंग देखा, उसके जैसा पेंटिंग बना के हमने कहा उसके जैसा पेंटिंग किया है। तो वो जो पेंटिंग पहले किया है उसका एक्सपीरियंस है, उसने ब्लू में रेड कितना मिक्स किया, ग्रीन कितना मिक्स किया, फिर जाके ये शेड आया है। हमने वो 2-3 देख करके मिक्स करके शेड बना लिया, हमें लगा हमने सीख लिया है। तो वो एक्सपीरियंस के साथ आती है और वो डेडिकेशन, टाइम लिमिट और बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। जो मुझे लगता है कि वो जो 3D मैं मानता हूँ कि आपको डिटर्मिनेशन, डिडक्शन और डिटर्मिनेशन, ये जब तक आप डेफिनेशन क्लियर नहीं जानेंगे, जब तक उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, जब तक उसके बारे में डिटेल में काम नहीं करेंगे, तब तक आपका काम सामने आएगा ही। तो पेशेंस रखें सभी आर्टिस्ट जो भी काम कर रहे हैं और अपने आप पे ट्रस्ट रखें। कोई भी मीडियम खराब नहीं होता है। ये ऐसा मानना कि हम इस फील्ड से हैं तो लोग देखते नहीं है, आते नहीं, काम नहीं करते, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कहते हैं स्कल्पचर में अभी भी हम अगर जब हमारे आर्ट कॉलेज में अगर देखें, जो एडमिशन होते हैं उसमें 80% जो होते हैं डिज़ाइन के होते हैं। सॉफ्टवेयर बेस्ड कोर्स वाले अप्लाइड आर्ट हैं, डिज़ाइनर है, और जो 20% है वो पेंटिंग से हैं, 5% है वो प्रिंट मेकिंग के हैं और ओनली 5 to 3% होते हैं जो स्कल्पचर के होते हैं। बट अगर करियर अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखो तो अभी रामजी सुतार को आप देख लीजिए, या उनके पहले इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट और भी हैं कि किस लेवल पर नाम है, कैसे उनके अवार्डेज हैं, कैसे उनके काम हैं। तो कोई भी फील्ड ऐसा नहीं होता, अगर आप डेडिकेशन से कंटिन्यू काम करेंगे तो वो कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज किया जाएगा।
और वो रिकॉग्नाइजेशन आपको कहीं न कहीं एक नाम के थ्रू, एक काम के थ्रू और आपको प्राइस भी, वैल्यू भी आपको वो देगी। क्या बात है, कितनी अच्छी बात कही आपने कि जब डिटर्मिनेशन में हम जाएंगे तभी हमारा काम है जो बहुत आगे जाएगा। बात आपकी बहुत सही है। तो और अभी तो जो टाइम चल रहा है कि जैसा कि आपने बोला कि आजकल इतने शॉपिंग एप्स हैं, तो हम सब कुछ ऐप पेशेंस तो बिल्कुल। रह नहीं गया, तो शॉपिंग ऐप से ही शॉपिंग कर लेते हैं, तो चीजें तो आजकल ऑनलाइन हो गई हैं। तो जैसा कि राकेश जी, आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो आज का दौर है और आज की जो जनरेशन है वो ऑनलाइन पे ज्यादा फोकस करती है और ऑफलाइन चीजें बहुत कम होती जा रही हैं। आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो आगे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होता जाएगा, या हम आर्टिस्ट के लिए ये ऑफलाइन जो पीरियड था या पीरियड आएगा, अभी तो जो कुछ टाइम से बंद है, वही अच्छा है? दो दो चीज़ें हैं मुझे जो लगता है, मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, वो लगता है कि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं ऑनलाइन होने का, क्योंकि अभी आप सोच लीजिए, मैं खुद ही ऑब्जर्व करता हूँ कि मुझे अगर दिल्ली में एक शो करना है, तो मुझे गैलरी बुक करनी होती थी, मिलना जाना पड़ता था, एक क्यूरेटर करता था, उसको फिर प्रॉपर डिज़ाइन करना पड़ता था, पैसे पेमेंट करो, एग्जीबिशन करो, कैटलॉग सारे पेंटिंग लेके जाओ, एग्जीबिशन करो। सो ये बड़ा टफ था एक आर्टिस्ट के लिए। तो इसका प्लस पॉइंट एक जो मुझे लगा कि आप कोई भी घर बैठे किसी भी देश की, स्टेट की छोड़ दीजिए, आप किसी कंट्री में जाके एग्जीबिशन शो कर सकते हैं, लोगों तक अपने काम को पहुंचाया जा सकता है, ये तो एक प्लस पॉइंट है। और एजुकेशन की बात भी करें, क्राइसिस में कैसे एजुकेशन हुए, पूरे वर्चुअल हो गया, बच्चों के पढ़ाई का देखा जाए, और इसकी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। बट उसका अगर सेकेंड पार्ट अगर हम देखें, तो वो हमारा जो सोच है, वो जो हमारी एक फीलिंग्स है, उन दोनों पे बहुत इफेक्ट किया है। मुझे लगता है कि जो वर्चुअल आई है वो हमारे माइंड को ज़्यादा इफेक्ट किया है, हमारे हार्ट को डेड किया है, राइट। जो फिजिकल था वो हमारे हार्ट को स्ट्रांग करता था, हमारे माइंड को डेड करता था, कि हम उस चैन टाइम पे हम क्या मिलना होता था, हम फैमिली के साथ जाते थे, टाइम बिताते थे, इंजॉय करके आ जाते थे ना। वो एक अटैचमेंट थी, हम आने के बाद एक हफ्ते वेट करते थे कि पापा के पास आए हैं, उनकी यादें आ रही हैं, वो मेमोरी याद आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें। अभी जो वर्चुअल हुआ है, जो ऑनलाइन हो गया है, हम घर पे बात करते, तुरंत वीडियो कॉल करते, 2 मिनट बात करते, सबको देख लिया, बात कर लिया, और उसके बाद वो मेमोरी तुरंत डिलीट हो जाती है, मेरे माइंड में नहीं रहती बिल्कुल उसकी। नहीं रहे। ठीक है। तो ये ह्यूमैनॉइड जो है, जो एक ह्यूमन है और एक रोबोटिक चीज़ है जो है, हमारे ब्रेन के लिए तो अच्छा है, नो डाउट। ऑनलाइन होना ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, और क्योंकि हमारी मेमोरी नहीं है, क्योंकि हम पहले 100 आप नंबर से याद रहते थे मोबाइल फ़ोन के, अभी एक नंबर भी हमें देखना हो तो हम नाम से सर्च करके देखते हैं और उसको कॉल करते हैं। एक 10 नंबर डिजिट का नंबर याद नहीं रहता हमें आज। तो वो एक जो सही हमारे कहा ब्रेन आपने। के लिए तो अच्छा हो गया कि चलो हमें दिमाग नहीं लगाना है। बट जो हार्ट है हमारा, जिसको जिसके वजह एक फीलिंग्स थी, जिसको जो एक सोच थी, जो लोगों के अच्छे बुरे के सोचता था, उसके बारे में, उसकी मेमोरीज के बारे में सोचता था, कोई चीज़ क्रिएट करने पड़े, रात भर जगता था वो सोचने के लिए, कुछ बनाने के लिए, कुछ करने के लिए। अभी हमें कुछ भी चाहिए तो हम टोटल गूगल सर्च करके तुरंत देख करके वो क्रिएट करना शुरू कर देते थे। पहले हम एक काम करने के लिए हम किसी एक्सपर्ट के पास जाते थे, गैलरी विजिट करते थे, उनके पास उनके काम को देखते थे, उनके स्टाइल को देखते थे, उनसे सीखते, फिर हम आके काम करते थे। तो वो मुझे लगता है कि इस चीज़ का एक बहुत अच्छा चीज़ ये हुआ है कि लोगों तक पहुंचना ईजी हो गया है। बट ये जो फीलिंग्स थी, जो हमारी एक जो ह्यूमन नेचर है हमारे, जो हमारे दिल, जिसम सॉफ्ट दिल कहते हैं, जो हमारे फीलिंग्स की जो पार्ट है, वो कम हो गया है, और दिल और की जगह दिमाग ने ज़्यादा ले लिया है। हर चीज़ हम उसी के अकॉर्डिंग सोचते हैं और उसी के अकॉर्डिंग काम भी करते हैं। कोई भी चीज़ आपको देखो, कोई भी क्रिएट करना, कुछ बनाना हो, तो आपको सोचना ही नहीं होता है कभी कभी। मान लो पहले हम ऑफिस में काम करते थे, हम घर आते थे, सोचते थे अच्छा घर पे सब्जी क्या ले जानी है, क्या बनेगा, कल क्या खाया था, बहुत सारे प्लान होते थे। अभी ये सब सोचना ही नहीं आपको, आप घर गए, बैठे, मन में आया, आपने जोमेटो किया, घर पे आ गया, खाना खा लिया, नो इश्यू। बिल्कुल। सो और मुझे आज जो लगता है कि ये वर्चुअल आने के बाद ना, हमारे जो फीलिंग्स वाले जो हार्ट का सिस्टम था, वो डेड होते जा रहा है, हमारा ब्रेन एक्टिव होते जा रहा है। चाहे एक्चुअली रिलेशनशिप की बात कर लीजिए, चाहे फैमिली की बात कर लीजिए, हम कितना झूठ बोलने लगे हैं, चाहे फ़ोन पे बात कर लीजिए, कितनी चीज़ें हम छिपाने लगे हैं, है ना? बिल्कुल। सो ये चाहे सिर्फ़ आर्ट की बात नहीं है, हमारे ह्यूमन नेचर और हमारे जो पर्टिकुलर डे बाय डे की जो लाइफ़ है, वो भी इस वर्चुअल की वजह से इफ़ेक्ट हो रहा है, और मुझे लगता है कि फिज़िकल जितनी जल्दी हो जाए, नहीं तो हम सभी रोबोट बनने वाले हैं बहुत जल्दी।
बिल्कुल, और टाइम ही ऐसा चल रहा है, ऐसा लगता है कि बस अब कुछ टाइम, कुछ सालों के बाद ही ऐसा लगता है कि अभी जो घर पे जो लोग आते हैं, और ये जो कोविड का टाइम चल रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ दिनों के बाद ऐसा लगता है कि हमारे डोर पे कोई पर्सन नहीं आने वाला, कोई रोबोट ही हमें चीजें ऑनलाइन देने वाला है, जो लेकर आने वाले हैं। तो ऐसा, जैसा कि किसी किसी कुछ वीडियोज है जो देखा है मैंने, उसमें कुछ ऐसी चीजें दिखाई गई। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि जैसे चीजें वर्चुअल हो गई हैं, तो फिजिकल चीजें तो हो ही नहीं पा रही हैं कि सब वर्चुअल होते जा रहा है, फिजिकल लोग कम जाते हैं, कम मिलना हो रहा है। ऐसा होता है तो लोग बात करके ही ऑनलाइन बात कर लेते हैं, वीडियो कॉल पे बात करके चीजों को वहीं पे बंद कर देते हैं। और जैसा कि आर्टिस्ट के लिए भी कहीं ना कहीं ये अच्छा टाइम भी और बुरा टाइम भी है कि अ, ठीक है, वो अपना काम कहीं फिजिकली नहीं दिखा पा रहे हैं, तो चलिए ये एक ऑनलाइन एक बहुत अच्छा जरिया है जिससे हम अपने काम को आगे ले जा सकते हैं और लोगों तक, ज्यादा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जी, तो एक वीडियो के थ्रू हो गया, या कुछ यूट्यूब वीडियोस बना लेते हैं, कुछ अपने डेमोस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो उसके थ्रू भी कहीं ना कहीं आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं, तो उसके थ्रू चलिए कुछ तो काम चल रहा है। लेकिन जिनका नहीं चल रहा है या जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए बुरा वक्त है। तो ये तो रही कि अभी वर्चुअल जो चीजें चल रही हैं ऐसे ही चलती रहेंगी कुछ टाइम तक, और हमको भी उनके साथ ही चलना है। तो राकेश जी, टाइम तो ऐसे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और एक घंटा कम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। जी, और बिल्कुल। हम आर्टिस्ट ऐसे हैं कि लगता है कि बातें अभी खत्म ही नहीं हुई, अभी और बातें करनी है। तो जी, जी। अच्छा, राकेश जी, आप आज के लिए आज के यंगस्टर को, जो बडिंग आर्टिस्ट हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे, उनको कोई टिप्स देना चाहेंगे? जी, अभी तक तो हमारा जो भी एक्सपीरियंस रहा है वो टीचिंग में रहा है। एज़ आप प्रोफ़ेसर कह दो तो एज़ अ टीचर ही मुझे देखा गया है। आर्ट फील्ड में जो मेरा एक्सपीरियंस है वो भी एक इसके साथ ही पैरेलल रहा है। तो मैं आप कह सकते हैं कि एक नंबर ऑफ पीपल के साथ हमेशा रहा हूँ। अकेले तो बड़ा मुश्किल होता है एक आर्टिस्ट को कितना रहना। तो मुझे लगता है कि 2-3 चीज़ें हर एक आर्टिस्ट को सोचना बहुत ज़रूरी है, काम करने से पहले। एक ये कि वो फ्यूचर में क्या होगा ये सोच के काम ना करे, जो मुझे लगता है कि अ, जैसे हम स्टार्ट करते सोच लेते हैं कि मेरी पेंटिंग बिकनी चाहिए, मेरी पेंटिंग ऐसी ही होनी चाहिए, उनके जैसा होना चाहिए। मुझे लगता है आप रोल मॉडल रखिए, ज़रूर रखिए, रोल मॉडल होना हर किसी का अच्छी बात है, बट उनके जैसा ना होकर के उनके पैरेलल ही बनने की कोशिश कीजिए। अगर हम हमें लगे कि नहीं हम एम एफ हुसैन ही बन जाएं और हम रज़ा ही बन जाए, हम सूजा ही बन जाए, या फिर हम माइकल एंजेलो बन जाए, या फिर हम लियोनार्डो विंसी बन जाए, तो उनमें हमें डिफरेंस नहीं है, हम शाहरुख खान नहीं बन सकते। हमारी हर एक आर्टिस्ट की अपनी इंडिविजुअल पहचान होती है। तो हर आर्टिस्ट की जो सोच है, जो एक तरीका है काम करने का, जो स्टाइल है, वो आप कॉपी ना करें कहीं। मुझे लगता है कि आप कॉपी करके अपने आप को और दूसरे रास्ते ले जा रहे हैं, अपने आप की पहचान को छिपा रहे हैं। तो वो एक है कि आप रेफरेंस देखिए, सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। बट हो सके तो अपना स्टाइल जो काम करने का है उस पे काम करें, उसी पे फोकस रखें और कंटिन्यू काम करें। एक टाइम पीरियड आएगा, थोड़ा टाइम लगता है कभी कभी चीज़ें आने में, तो वो उसके बाद वो आइडेंटिफाई किया जाएगा। और सेकेंडरी ये है कि जितना आप पॉजिटिव रहेंगे और जितना आप मैं में कम और हम में ज़्यादा बिलीव करेंगे, उतनी आपकी काम में प्योरिटी आएगी, आपके विचार में प्योरिटी आएगी। और वो क्रिएट करेंगे, जब भी आप क्रिएट करेंगे तो उसका एक नया चीज़ आएगा सामने आपके। तो मुझे लगता है कि जो आर्टिस्ट अभी काम कर रहे हैं वो मीडियम क्या है डजेंट मैटर, साइज क्या है वो मैटर नहीं करता है, आप कहाँ काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, लेकिन जो आपकी सोच है उसके पीछे, वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। हो सके तो पढ़ाई करें, बुक्स पढ़ें, हो सके तो रेफरेंसेस देखें, गैलरीज विजिट करें, आर्टिस्ट से डिस्कशन करें, आर्टिस्ट से बात करें, नए नए टेक्निक्स हैं, नए नए टूल्स हैं, उसको सीखें। और सबसे बड़ी बात है पेशेंस रखें। बिल्कुल। बिना पेशेंस का आप काम करेंगे तो बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे, और हो सकता है आप काम करना बंद कर दें, या फिर काम करके आपको एंजॉय नहीं होगा, और आप काम को एंजॉय नहीं करेंगे तो आप आगे काम कर नहीं सकते। नहीं सो कर सकते। 2-3 चीज़ें हैं, आप कंटिन्यू कीजिए और रेगुलर कीजिए। अप्रिसिएशन कहते हैं ना कि आप आ, जब आप काम करते हैं तो लोग खुद ही रिकॉग्नाइज करते हैं आपको, आप काम को, और वही आपको प्राइस भी दिलाएगी, आपको फेम 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 और कहते हैं ना कि एम और फेम दोनों चीज़ होती है, तो वो दोनों चीज़ आपको मिलेंगी काम करने के बाद। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, और आपका जो मैसेज है वो बहुत ही अच्छा है। और
मैं यही चाहूंगी कि जो यंगस्टर है, जो नए आर्टिस्ट है, वो आपको बिल्कुल आपके मैसेज को सुने और उनको फॉलो करें, बिकॉज इतनी अच्छी बातें हैं। तो और फ्यूचर में उनको बहुत काम आएंगी। तो जैसा कि आप हमारे शो में आए हैं राकेश जी, तो आपको कैसा लग रहा है? पहले तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इनवाइटिंग के लिए, और कॉन्ग्रेचुलेसन और बेस्ट विशेस कि ये जो ग्रुप है, जो जिस लेवल का काम कर रहे हैं, जो एक सोच है जिस काम के लिए, वो बहुत ही अच्छा है। और बहुत जल्दी बहुत अच्छी जगह पहुंच सकता है, बहुत लोग इससे जुड़ेंगे, बहुत बड़ी फैमिली हो जाएगी, ऐसा मुझे आशा है। और मेरी मैंने अपनी तरफ से जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा, छोटा सा ही लाइफ अभी मैंने गुजारी है, बहुत आर्ट में तो बहुत नहीं हूँ, अभी काम कर रहा हूँ, बहुत सीखना है मुझे, बट जितना भी एक्सपीरियंस था मैंने शेयर किया है। होप कि लोगों को थोड़ा मोटिवेट कर पाए, लोगों को उससे जी कुछ सीख बिल्कुल। मिले। और थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपकी पूरी टीम को, वर्ल्ड आर्ट ब्रांडिंग कनक्लेव को, और आपको स्पेशली आपने टाइम निकाला और मुझे इस चीज़ के लिए इनवाइट किया कि मैं अपनी बातों को शेयर कर पाऊँ। सो थैंक यू बिल्कुल सो मच वंस अगेन। मोस्ट वेलकम। और वी आर वेरी थैंक्सफुल कि आप टाइम निकाल के हमारे शो के लिए अपना टाइम निकाला और हमसे बातें की। तो राकेश जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे शो में आए। और आप ऐसे ही काम करते रहें, और आपका जो थॉटफुल नेचर है और जो आपकी जो सोच है, वो हमारी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपना काम ऐसे ही करते रहें और अपने काम को ऐसे ही आगे ले जाते रहें और लोगों को ऐसे ही जोड़ते रहें। तो थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बेस्ट विशेस टू ऑल द टीम मेंबर्स एंड वर्ल्ड आर्ट ब्रांडिंग कनक्लेव को। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। ओके, बाय बाय। ओके। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि आज हमारे शो में मिस्टर राकेश चौधरी जी आए, और जो कि बिंदास आर्टिस्ट ग्रुप के फाउंडर है। और उनकी इतनी अच्छी बातें जो कि बहुत ही मीनिंगफुल, थॉटफुल है, और जो कि आगे जो यंगस्टर हैं, आर्टिस्ट है, उनको बहुत हेल्प करेंगी। तो बहुत ही अच्छा लगा हमें उनसे बात करके। और हम अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे एक नए आर्टिस्ट के साथ और जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड बाय बाय, टेक केयर।